मैं राम और शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज याथो गोंडा। मैं आज आप लोगों को जो पिछले टॉपिक में छंद पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य छंदों को जोड़ना चाहता हूँ। दोहा और चौपाई छंद जो हम पढ़े थे, उसके पश्चात जो हमारे पाठ्यक्रम में छंद शामिल है, उन छंदों में हम सर्वप्रथम सोरठा छंद को देखेंगे कि इसका लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है। सोरठा यह छंद दोहे का विपरीत होता है। विपरीत का मतलब उल्टा होता है। उल्टा का मतलब यह है इसकी जो मात्राओं का अनुपात है दोहे के जस्ट विपरीत में होती है। साथ साथ यह एक अर्धसममात्रिक छंद, इसलिए हम इसकी परिभाषा में लिखते हैं यह छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्धसममात्रिक छंद है। ये है या दोहे का विपरीत होता है। विपरीत होता है। इसमें चार चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। 13 मात्राएं पाई जाती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। कुल 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर 11 और 13 मात्राओं पर पर यदि होती है
यदि होती। इस तरह से हम इसकी जो परिभाषा है शोर ठाकुर लक्षण है ये है कि ये दोहे ये छंद अर्धसम मात्र छंद, अर्थात इस छंद का जो आधा भाग है, आधा चरण है, आधा पक्ष है, वह जो है 11 मात्राओं का बनता है और दूसरा और चौथा चरण है तो 13 मात्राओं का है। तो आधे छंद में 11 मात्राएं और आधे छंद में 13 मात्राएं हैं, इसलिए इसको कहा गया अर्ध सममात्री छंद। ये दोहे का उल्टा होता है, अर्थात दोहे में देखा जाए तो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती हैं। लेकिन विपरीत होने के नाते इसके पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं मानी हुई हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब यह है छंद में कि हम छंद का जब अभ्यास करें या छंद का वाचन करें तो यति पर हमको रुकना और रुक करके सास्वर फिर नए चरण को या पाद को प्रारंभ करना। इसका एक विशेष महत्व है यति का, विराम का, इन चिन्हों का ये सिग्नल है समझो, जो हमें भाषा की प्रवाह की दिशा को तय करते हैं। अब हम जैसे देखते हैं छंद में उदाहरण जैसे है इसका, जो सुमिरत, जो सुमिरत सिद्धि होय, होय, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक, गणनायक, करिवर वदन, करिवर वदन, करहु अनुग्रह, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि, बुद्धिराशि, शुभ गुण सदन, शुभ गुण सदन। अब ये आपकी यति है जो बीच में लगी हुई है। इसी पर हमको जब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वाचन करते हैं तो जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन कहा गया। जो सुमिरत सिद्ध होय, रुक गए, थोड़ा सा विराम लिए, यदि पर गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। इस तरह से हम छंद को बोलते हैं। मात्राओं का हम गणना कर करके देखें लक्षण को पहचानने के लिए, चूंकि मात्राओं के लक्षण के आधार पर ही जो मात्रिक छंद बनाए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उसको हम एक चरण में और दूसरे चरण में, किसी भी चरण में हम मात्राओं को गिन करके और उसका पहचान कर सकते हैं। जैसे कहा गया जो सुमिरत सिद्ध होय, तो अब इस तरह से मात्राओं को हम गिन लेते हैं। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अर्थात इसके पहले चरण में 11 मात्राएं आई।
इसी तरह से हम दूसरे चरण को देख लें। अब दूसरे चरण की मात्राओं का हम गणना करते हैं तो इसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें 13 मात्राएं हैं। ये हमारा हो गया दूसरा चरण, और ये हमारा है 11 मात्राएं हैं इसमें। इसलिए हो गई ये प्रथम चरण। इस तरह से मात्राओं के अनुपात को गिन करके, पहचान करके हम इस छंद का निर्धारण करते हैं कि हमारा कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। सोरठा छंद की पहचान हम लोग किए। इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर हमको आने वाले समय में काम में आने वाला चीज है। तत्पश्चात इसी क्रम में हम नए छंद को पढ़ेंगे जब, तो वो छंद हमारा है रोला। रोला को हम पहले समझेंगे, ये क्या है। रोला छंद, इसकी जो परिभाषा है रोला की, हम समझते हैं। अभी तक तो हम अर्धसम्मात्रिक छंद पर चर्चा कर रहे थे। सोरठा था, दोहा था, जो हमारा अर्धसम्मात्रिक छंद था। परंतु जब रोला छंद में आते हैं तो यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब जिस छंद के प्रत्येक चरणों में मात्राओं का एक समान अनुपात होता है, ऐसे छंदों को हम सममात्रिक छंद में रखते हैं। जैसे रोला आपका है, चौपाई भी आपकी सममात्रिक छंद में थी, जो पिछले टर्न में हम लोग पढ़े थे। परंतु 10वीं कक्षा में रोला जो है हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। इस तरह से हम रोला को विशेष तौर से ही ध्यान में रखेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसे पाद भी कहा जाता है। इसमें 4 चरण या 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। 24 मात्राएं पाई जाती इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। हाँ, ध्यान दें। जैसे रोला में हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, लिखा जाता है को पापी पंचत्व प्राप्त शून्य, को पापी पंचत्व प्राप्त शून्य, जमगन धावत, को पापी पंचत्व प्राप्त शून्य, जमगन धावत, बनी
बनि बनि, बावन, वीर, बढ़त, चौचंद मचावत, चौचंद मचावत, पैतकी ताकी लोथ, पैतकी, पैतकी ताकी लोथ, त्रिपथगा के तटलावत, त्रिपथगा के तटलावत, के तटलावत, नवद्वय, नवद्वय, 11 होत, 3 5 विसरावत, 3 5 विसरावत, 3 5 विसरावत। लिखा है को पापी पंचत्व प्राप्त, सुनि जमगन धावत, बनि बनि बावन, वीर बढ़त, चौचंद मचावत, पैतकी ताकी लोथ, त्रिपथगा के तटलावत, बनि बनि 9 2 11 होत, 3 5 विसरावत। ये आपका रोला छंद है। मात्राओं को भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हमारे एक चरण में कितनी मात्राएं हैं। 4 चरण मानी गई हैं। गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। 2 1 3 2 5 6 7 2 9 1 10 11 2 13 1 14 1 15 1 16 2 18 2 20 2 22 2 24 24 मात्राएं हमारे इसके एक चरण में हैं। इस तरह से हम ध्यान देंगे छंदों में मात्राओं का जब अनुपात गिनते हैं तो उसमें 2-3 बातें विशेष तौर से खास तौर से देखी जानी चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे पिछले ही टर्न पर हम बताए थे कि जहाँ अनुनासिक वर्ण हैं, अनुस्वार के वर्ण हैं, जैसे अंक बिंदु है, अनुस्वार के वर्ण जहाँ पर आते हैं, अनुस्वार के वर्ण जैसे अंग है, यहाँ पर हमारा जो है मात्रा गुरु माना जाता है, गुरु होता है, गुरु या दीर्घ होता है, स्वर होता है, इसलिए यहाँ 2 मात्राएं मानी जाती हैं। जहाँ पर विसर्ग होता है वहाँ पर जो है गुरु माना जाता है। विसर्ग में भी मात्राओं को गुरु मानते हैं। हाँ, जहाँ चंद्र बिंदु है वहाँ पर लघुस्वर होता है, ह्रस्वर होता है, वहाँ मात्राओं को एक बिंदु। जो स्वर हमारा जिस स्वर में, जिस वर्ण में, जिस व्यंजन में हलंत लग जाता है वह स्वर, उसमें जो है स्वर की गणना कुछ नहीं होती है, क्योंकि जो वर्णमाला में हमारा जो व्यंजन है हलंत लग गया तो आधा वर्ण हो जाता है, और आधा वर्ण होने का मतलब है, हलंत लग जाने का मतलब है कि वो स्वर विहीन हो जाता है, और स्वर विहीन होने पर मात्राओं का अनुपात या गणना उसमें नहीं की जाती है। जिस तरह से देखा गया प्राप्त में देखा जाए तो हमें यहाँ पर हमारा गुरु है और यहाँ आधा प है, अर्थात इसमें से स्वर निकाल लिया गया है, आधा अक्षर बचा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं गिरी गई। इसी स्थान पर हम ता है, ता में एक लघु या ह्रस्व मान लेते हैं, कुल मिला के 3 मात्राएं गिरी गई। तो ये बात हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि मात्राओं को गिनते समय जिस तरह से आपको समझाया है कि अनुनासिक वर्ण है तो वहाँ गुरु माना जाए,
चंद्र बिंदु है तो ह्रस्वर माना जाए, विसर्ग है तो गुरु माना जाए। हाँ, यत्र तत्र छंदों में भाषा के लय पर भी, प्रवाह पर भी स्वरों का, मात्रा का जो अनुपात होता है वो घट या बढ़ भी सकता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा हुआ ह्रस्वर है, परंतु वाचन करते समय, बोलते समय या पढ़ते समय उसे हमें खींच कर बोलना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, तो लिखा होने पर भी ह्रस्वर, वहाँ मात्राएं दो गिनी जाती है, मानी जाती है। छंदों के लय, गति या प्रवाह पर भी मात्रा का गणना संभव होता है, गणना की जाती है। ये आपका था सोरठा छंद। अब इसको हम रोला, और ये रोला था, इससे पहले सोरठा पढ़े हैं, दोहा और चौपाई भी पढ़ चुके हैं। अब ये छंद जो है आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नए टॉपिक पर ग्रामर में दूसरी चीज़ बताएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज तक इतना है।